Hello students, how are you? This is Sunil Anand sir. Welcome to Anand sir classes. This is my second video of class 9th history chapter 1st, the French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में हमने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट प्रस्तुत किया था। साथ ही जो इवेंट्स हुए थे 14 जुलाई 1789 ईस्वी को 1789 को, उसके बारे में हमने देखा था। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, दुनिया में कोई भी इवेंट्स जो होता है, कोई भी घटनाएं घटित होती है, कोई भी युद्ध होता है, तो उसके कई सारे कारण होते हैं। सामाजिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं, तात्कालिक कारण होते हैं। तो उसी तरह से इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के संदर्भ में भी कहा जा सकता है कि इसके भी हर तरह के कारण थे। तो जो सामाजिक आर्थिक कारण थे उसके बारे में हम इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 1774 ईस्वी में लुई 16 जो ब्रूबोन फैमिली का था, वह राजा बनता है। जिस समय वो राजा बनता है उस समय उसकी उम्र 20 साल की होती है और उसकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से होता है। जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उसने जो उसे ट्रेजरी मिली, जो खजाना मिला था, वो बिल्कुल खाली था। कई सारे कारण थे जिसके कारण फ्रांस का खजाना खाली हुआ था, जिसमें से राज दरबार में होने वाले बहुत अनाप शनाप के खर्च, एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट जो का कॉस्ट था, वो द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल्स के उस प्लेस में जो कोर्ट था, राज दरबार था, उसमें खर्च हो रहा था। इसके अतिरिक्त फ्रांस ने अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें उसने इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका को साथ दिया था। इस कारण बहुत सारा पैसा उसके अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन में खर्च हुआ था, जिसके कारण उस पर करीब 1 बिलियन लीवर वहाँ की मुद्रा थी, फ्रांस की मुद्रा थी। तो 1 बिलियन लीवर्स के कर्ज राजा के ऊपर हो गया था, जो बढ़ करके 2 बिलियन लीवर हो गया था। दरअसल इस कर्ज का जो रेट था 10% था। और इसके अतिरिक्त राज दरबार को चलाने के लिए, सेना के लिए, जो कर्मचारी थे उनको पेमेंट देने के लिए सरकार को पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन राजा के पास कोई संसाधन नहीं था जिससे कि वो इतना बड़ा पैसे का इंतजाम कर सकता, सिवाय इसके कि वो टैक्स बढ़ा दे। लेकिन टैक्स बढ़ाने के उसके पास पावर काफ़ी सीमित थी। तो इन सब बातों को समझने के लिए, फ्रांस के समाज को समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि वहाँ का आखिर वो सिस्टम क्या था जिसके आधार पर राजा टैक्स लगा सकता था। दरअसल फ्रांस का पूरा समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग क्लर्जी था, जिसमें कि चर्च के लोग हुआ करते थे। दूसरा वर्ग नोबिलिटी था, जिसमें कि राजा और जो जमींदार लोग थे वो सारे सम्मिलित थे। बाकी सारा पॉपुलेशन जो था वो थर्ड वर्ग में थे, जिनमें से बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, ऑफिसर्स थे, लॉयर्स थे, इसके अतिरिक्त पीजेंट्स थे। तो ये सारे लोग, फार्मर्स थे, लेबरर्स थे, ये सारे लोग थर्ड स्टेट से संबंधित थे। तो आखिर इन तीनों स्टेट में बटे हुए समाज का हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं? दरअसल वहाँ का जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, उन्हें बहुत सारी प्रिविलेजेज मिली हुई थी, जैसे कि उनको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था। और ये जो थर्ड स्टेट के लोग को सारा टैक्स देना पड़ता था। फर्स्ट स्टेट के लोगों की कुल संख्या लगभग 10% ही थी।
और जबकि 90% लोग थर्ड स्टेट से जुड़े हुए थे। वहाँ के जो टोटल जो ज़मीन था उसका 60% टोटल जो लैंड एरिया का 60% जो लैंड था, ज़मीन था, वह फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के पास था। जबकि 90% टोटल एरिया के 90% थर्ड स्टेट के लोग थे और उनके पास ओनली 40% टोटल ज़मीन था। इनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, जो भूमिहीन थे, जो मजदूर थे, लेकिन सारा टैक्स इन्हीं को देना पड़ता था। फ्रांस में 1789 से पहले के जो समय थे, जो टाइम पीरियड था, उसको ओल्ड रिजिम के नाम से जाना जाता है। तो ओल्ड रिजिम में इस तरह के वहाँ समाज थे। और ये जो टैक्स की बातें थी, तो दो तरह के टैक्स थर्ड स्टेट के लोगों को देना पड़ता था। पहला जो था वो टाइल्स के नाम से जाना जाता था। ये टाइल्स एक ऐसा टैक्स था जो चर्च के लोग किसानों से, मजदूरों से और थर्ड स्टेट के लोग से लेता था। इसे आप समझ सकते हैं कि धार्मिक कर के रूप में वे इनसे वसूलते थे। तो इस तरह से उन्हें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था और धार्मिक टैक्स के रूप में उन्हें पैसे मिलते थे। वो काफ़ी संपन्न हो चुके थे और प्रिविलेजेज उनको थे, विशेषाधिकार मिले थे। दूसरे तरह के टैक्स जो था वो राजा लेता था। राजा भी दो तरह से टैक्स लेता था। एक तो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था जिसको टैली कहा जाता था। तो टिप्स अलग टैक्स थे जो चर्च के लोगों के द्वारा लिया जाता था, और टैली वो टैक्स था जो राजा के द्वारा लिया जाता था। और ये टैली जो था उनमें वो भी दो तरह की बातें थी। एक डायरेक्ट टैक्स के रूप में लिया जाता था और एक जो गुड्स वहाँ थे, जैसे कि नमक था, टोबैको था, तो ये सारे जो गुड्स वहाँ थे उससे भी उस पर भी टैक्स राजा लगाता था। आज भी हम दो तरह से टैक्स, कई तरह के टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स देते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है कि लोगों को गुड्स पर जीएसटी के रूप में बहुत सारे टैक्स देने पड़ते हैं। ठीक इसी तरह से वहाँ के समाज में भी लोगों को कई तरह के टैक्स देने पड़ते थे। और इस तरह से टैक्स का जो सारा बोझ था वो थर्ड स्टेट के लोगों के पास था। यहाँ आप एक चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में एक फ्यूडल बैठा हुआ है। फ्यूडल जमींदार को कहा जाता था। वो उसको एक किसान कुछ सामग्री ला करके दे रहा है, अनाज दे रहा है। तो इसमें दिया हुआ है कि द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सलाद फॉर देयर लॉर्ड्स। तो सब चीज़ वो ला करके देता था, लेकिन फिर भी वो इसको तिरस्कार के नज़र से देखता था। यहाँ दो चित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि जहाँ फ्यूडल बैठा हुआ है, जो जमींदार बैठा हुआ है, वो एक उसके पास एक मकड़ी का चित्र बनाया हुआ है और ये मकड़ा, जबकि एक फ्लाई का, मक्खी का चित्र बना हुआ है। ये चित्र के में ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि वो जमींदार कैसे किसानों, जमींदारों और थर्ड स्टेट के लोगों को अपन मकर जाल में फंसा लेता था। जैसे मकड़ा मकर जाल में फंस जाता है वैसे ही फंसा लेता था और उसका फ़ायदा उठाता था। ये अब हम पढ़ेंगे स्ट्रगल, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी जीने के लिए संघर्ष। फ्रांस के समाज में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे थे। वहाँ का पॉपुलेशन बड़ा तेज गति से बढ़ रहा था। फ्रांस में 1775 ईस्वी में टोटल 3 मिलियन यानी 23 मिलियन लोग रहते थे, जो करीब 100 साल के बाद 1779 ईस्वी में 28 मिलियन हो गए थे। तो ये जो इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन था उसका डिमांड बढ़ता जा रहा था, ग्रेन का डिमांड बढ़ता जा रहा था, लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। तो जो ग्रोइंग डिमांड को पूरा नहीं हो पाने के कारण कॉस्ट बढ़ रहे थे। फूड ग्रेन्स का, जो फूड आर्टिकल्स थे उसके कॉस्ट बढ़ रहे थे, लेकिन उनके जो मजदूरी था वो नहीं बढ़ रहा था।
तो यदि मजदूरी नहीं बढ़ेगा और किसी चीज़ का दाम बढ़ जाएगा तो लोगों के लिए जीना मुहाल हो जाएगा। और इसी स्थिति को सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं कि जब लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो अपने जीवन रक्षा के लिए भोजन जैसी आवश्यक चीज़ों को खरीद सकें, तो ऐसी स्थिति को सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। और ये जो ओल्ड रिजिम था उसमें इस तरह की समस्याएं लगातार बनी हुई थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, उसमें ये दर्शाने का प्रयास किया गया कि किस तरह से लोग मर रहे थे। अनाज के सबसिस्टेंस क्राइसिस कितना संघर्षमय हो गया था। देखिए, सबसे पहला है कि बैड हार्वेस्ट। यदि बैड हार्वेस्ट होता था तो क्या होता था कि स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन हो जाता था। यहाँ हम क्या डालेंगे, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन। बैड हार्वेस्ट में क्या हो जाएगा कि अनाज की कमी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर वेदर बॉडीज हो जाएगा, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन। दूसरा में इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, नहीं, राइजिंग फूड प्राइस। इसमें क्या हो जाएगा, राइजिंग फूड प्राइस हो जाएगा। यानी जब अनाज वेदर खराब हो जाएगा तो अनाज के उत्पादन कम हो जाएगा। अनाज का उत्पादन कम हो जाएगा तो क्या होगा कि जो अनाज के दाम बढ़ जाएंगे। और अनाज के दाम बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। लोगों की स्थिति नहीं रह जाएगी कि वो ज़्यादा समय तक रोटियां खरीद सकें। और अगर ये स्थिति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि राइजिंग वीकर बॉडीज हो जाएगा उनका। और क्या हो जाएगा, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स। ये वीकर बॉडीज हो जाएंगे। वीकर बॉडीज होंगे तो उनको एपिडेमिक्स होगा। एपिडेमिक्स होगा तो वो मरेंगे। यानी इसमें आ जाएगा लास्ट में कि नंबर ऑफ डेथ लास्ट वाला में आ जाएगा। इसमें वीकर बॉडीज एक में आ जाएगा। और दूसरा में क्या हो जाएगा, फूड राइट्स हो जाएगा। यहाँ फूड राइट्स हो जाएगा, उसके चलते भी लोग मरेंगे। और वीकर बॉडीज होने के कारण उनको क्या हो जाएगा कि डिजीज होंगे और उसके चलते भी लोग मरेंगे। यानी इस पूरे बैड हार्वेस्ट के कारण क्या होगा, लोगों की मरने की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। पॉइंट 1.3 में हम देखते हैं कि अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेस्टेजेस एंड इनटू द प्रिविलेजेज। जो समाज का मध्य वर्ग था, थर्ड स्टेट में भी कुछ लोग लगातार समृद्ध होते जा रहे थे। और जब वो शिक्षित हो रहे थे, उनका कई कारण रहा जिसके कारण थर्ड स्टेट के का एक वर्ग जो मध्य वर्ग था काफ़ी समृद्ध हो गया था। और सबसे बड़ा कारण ये था कि जो समुद्र पार से विदेशों से वो लोग जो व्यापार करना शुरू किए थे, उससे उन्होंने काफ़ी पैसे अर्न किए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया था, मध्य वर्ग के कुछ लोग उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़े थे। जैसे टेक्सटाइल था, सिल्क टेक्सटाइल वगैरह, तो उससे उनकी आमदनी काफ़ी बढ़ गया था और वो अमीर हो गए थे। तो इस तरह से जो अमीर तबका बन गया था, यानी थोड़ा सा आगे बढ़ गया था। सिर्फ इतना ही नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग अमीर हुए थे या जो व्यापारी लोग हुए थे, बल्कि जो प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, इन लोगों के पास भी संपन्नता आई थी। तो समाज जो थर्ड स्टेट था वो भी 2-3 वर्गों में बटा हुआ था। और ये वर्ग जो था जिसके पास संपन्नता आ गई थी, वो एजुकेशन हासिल कर रहे थे। और एजुकेशन हासिल करने के कारण उनके समझ में आ रहा था कि किसी को भी जन्म के आधार पर प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। वो समानता की बात करते थे। इनमें कुछ और बातें थी कि उस समय कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसे दार्शनिक समाज में आए, कुछ ऐसे विचारक आए जिन्होंने कुछ किताबें लिखी। और उन किताबों में उन्होंने एक इस आंदोलन से, इस क्रांति के बीजारोपण किया। लोगों को, समाज के लोगों को एक नई रास्ता दिखाया। इनमें कुछ नाम हैं जिसे जॉन लॉक, जीन जैक्यूज रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू, ये 3 नाम काफ़ी फेमस है। जॉन लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नामक किताब लिखा, जिसमें उन्होंने इस बात को दर्शाने का कोशिश किया कि राजा के पास असीमित शक्तियां नहीं हैं।
राजा कोई भगवान का प्रतिनिधि नहीं है। जैसा कि लुई सोलावा हमेशा कहा करता था कि किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ, कि भगवान के प्रतिनिधि है धरती पर, इसलिए कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। इस बात को जीन जैक्विस रूसो और जॉन लॉक जैसे लोगों ने खंडन किया और कहा कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन है, यानी भगवान के ने हमें जो दूत बनाकर भेजा है, ये थ्योरी गलत है। दरअसल जो गवर्नमेंट और जो जनता है उसके बीच ट्रीटी के आधार पर उनको वो बने हैं। तो इस तरह से जो रूसो था उसने भी एक किताब लिखी जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से उन्होंने लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि समाज में एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए राजा और समाज के बीच में, और उसी के आधार पर चलना चाहिए। तो इस तरह से राजा और उनके प्रतिनिधियों के बीच में, लोग और उनके प्रतिनिधियों के बीच में एक कॉन्टैक्ट के आधार पर शासन चलाया जाना चाहिए। इस तरह से एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में लिखा कि जो सरकार की शक्तियां हैं किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और इसी पर उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों को अलग अलग किया जाए और इन तीनों की शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए। एक हाथ में शक्तियों के केंद्रीकरण के कारण, सेंट्रलाइजेशन के कारण निरंकुशवाद होता है, इसलिए इसकी शक्तियों की बांट अलग अलग जो सरकार के ऑर्गेन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो अमेरिका आज़ाद 13 कंट्री में बटी हुई अमेरिका आज़ाद होने के बाद उसने क्या किया था कि अपने संविधान में इन मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को अपनाया था, जिससे कि लोगों को लगा कि जब अमेरिका में इस तरह की बात हो सकती है, वहाँ जब सरकार के तीनों अंग अलग अलग अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अमेरिकी संविधान में लोगों के फंडामेंटल राइट्स की भी बात की गई थी। लोगों को इंडिविजुअल राइट्स दिए गए थे। तो उन सब से भी लोग, फ्रांस के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स वर discussed intensively in salons and coffee houses and spread among the people through books and newspaper। तो दुकानों पर क्या करते थे लोग कि अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर किताब के माध्यम से उसको पढ़ते थे। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनको पढ़े लिखे लोग पढ़ करके सुनाते थे। इस तरह से ये आइडिया वहाँ के जनमानस में पहुँच रही थी। These were frequently read aloud in groups for the benefits of those who could not read and write। तो जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उनको तेज तेज पढ़ करके, जोर से पढ़ करके उनके आइडियाज को, जो फिलोसफर थे उनके आइडियाज को सुनाया जाता था। द न्यूज दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। तो जो राजा इस बात को सोच रहा था और लुई 16वां ने जो प्लान बनाया था कि वो टैक्स को बढ़ा करके और अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा, तो इससे वहाँ के लोगों में गुस्सा फैल रहा था। क्योंकि अंततः अगर ये टैक्स बढ़ता तो इस टैक्स का पूरा भार थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर आ जाता। और थर्ड स्टेट के लोग भला ऐसा क्यों चाहते कि उनको पहले से ही जो परेशान थे, जिनको फूड स्कार्सिटी का सामना करना पड़ रहा था, महंगाई तेजी से बढ़ रही थी, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था, ऐसे स्थिति में जब उनके जेब में खुद पैसे नहीं थे और टैक्स का बोझ को वो बढ़ाने की बातें उनके अंदर एक नाराज़गी का भाव पैदा कर रहा था। और साथ साथ जो विचारक थे उनके विचार से वो काफ़ी प्रभावित थे और उन्हें लगता था कि किसी भी वर्ग को प्रिविलेज नहीं होना चाहिए।
फ्रांस के ओल्ड रेजिम से संबंधित यहाँ पर दो उक्तियाँ दी गई हैं, जिनमें से एक जॉर्ज डॉन्टन का है, जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में लगे हुए थे। उनके एक पत्र उन्होंने एक पत्र लिखा था अपने दोस्त को 1793 में, उनका उनके बारे में इसमें है। जबकि दूसरा एक अंग्रेजी ऑथर यंग की टिप्पणी दी है। हम इन दोनों को आपको समझाएंगे, पढ़ करके सुनाएंगे। वो कहते हैं कि जब हम आई वॉज एजुकेटेड इन द रेजिडेंशियल कॉलेज ऑफ फ्लेसिस, देयर आई वॉज इन कंपनी ऑफ इम्पोर्टेंट मैन, वंस माई स्टडीज इंडेड आई वॉज लेफ्ट नथिंग। कहते हैं कि मैं फ्लेसिस में के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझसे कई महत्वपूर्ण लोगों को मिलने का मौका मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेरोजगारी के दिनों में नौकरी के तलाश में मैं जुट गया। पेरिस के न्यायालय में मुझे नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना के में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं जन्मजात कुलीन यानी नोबिलिटी परिवार से था नहीं, और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे सहारा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू, यानी सू को फ्रांसीसी पैसे को सू कहा जाता था, तो इनके जेब में एक भी पैसा नहीं था, और पुराने दोस्तों ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया था। ऐसी अवस्था में मुझे पढ़ा लिखा तो दिया गया था, यानी हम पढ़ लिख गए थे, लेकिन हमारी जो प्रतिभा थी, हमने जो पढ़ कर के ज्ञान हासिल किया था, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। और इस तरह से वो बताते हैं कि उनकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार चली गई। दूसरा आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज का इसमें संस्मरण है। ये अंग्रेज आर्थर यंग 1787 से लेकर के 1789 के बीच में फ्रांस की यात्रा की थी। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में ये लिखा है कि सिवा टहल में लगे अपने गुलामों के साथ बुरा बर्ताव करने वालों को ये पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती, जिसमें कि उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव होता करता, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए मौज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या अपनी बेटी का गला रेत देने का दुखड़ा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के इनका कहना था कि जो स्लेव थे, जो गुलाम थे, उनके साथ वे बड़ा बुरा बर्ताव कर रहे थे, यह जानते हुए ये उनको नहीं पता था कि वो जिनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनके अंदर भी गुस्सा भर रहा है, और जब उनको मौका मिलेगा तो या जब उनका गुस्सा भड़केगा या दंगा भड़क जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उनकी बेटी का अपहरण भी हो सकता है, उनके बेटे का गला रेता जा सकता है। ऐसे में उनको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वैसी परिस्थितियां पैदा की थी। इस तरह से इन दोनों टिप्पणियों के आधार पर हम देखते हैं कि फ्रांस में जो विद्रोह की आग थी, वह अंदर अंदर सुलग रहा था ओल्ड रिजीम्स में, जिसकी परिणति थी फ्रांस की 14 जुलाई 1789 की क्रांति। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।